ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो असल में इंसान कहने के लायक ही नहीं। एक ऐसा कातिल जो अपने पीछे सिर्फ डर, खौफ और बर्बाद जिंदगियां छोड़ गया। उस इंसान का नाम था लुइस अल्फ्रेडो गैराविटो। लोग उसे कहते थे ला बेस्टिया, द बीस्ट। Hi guys, this is the voice of RJ, and today the case I have will blow your mind. ये ऐसा इंसान है जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा बच्चों का कातिल है, और ये सब कुछ एक ऐसे मुल्क में हुआ जहां गरीबी, जंग और लॉलेसनेस ऑलरेडी लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रही थी। इस मुल्क का नाम कोलंबिया था। So let's dive into this case of this crazy serial killer Luis Alfredo Gravito the Beast। लुइस 25 जनवरी 1957 को जेनोवा, कोलंबिया के एक छोटे से एरिया में पैदा होता है। उसका बचपन एकदम अंधेरों से भरा हुआ था। उसका बाप एक शदीद शराबी और फिज़िकली एब्यूज़िव आदमी था। हर रोज़ घर में मारपीट, गालियाँ और ज़िल्लत का माहौल होता था। लुइस को सिर्फ मार ही नहीं पड़ती थी, उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ भी किया जाता था। अपने ही घर में एक बचपन जिसमें प्यार या अमन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो स्कूल तो जाता था, लेकिन वहाँ भी इसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। क्लासमेट्स इसे तंज करते थे और टीचर्स इसे इग्नोर करते थे। इस हर दिन के अब्यूज़ ने लुइस के अंदर एक ऐसा जानवर पैदा कर दिया था जिसे मारना बहुत ही मुश्किल था। लोग कहते हैं कि जब एक इंसान बचपन में कांस्टेंट अब्यूज़ का शिकार होता है या अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देखता है, तो वो इंसान अंदर ही अंदर एक शैतान बन जाता है। लुइस उसी कैटेगरी का इंसान था। जब वो टीनेजर बना तो इसने सबसे पहले पिटी क्राइम्स करने शुरू कर दिए, जिसमें चोरी, फ्रॉड और धीरे धीरे इसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखने लगती जब वो बच्चों को देखता था। लुइस को एक चीज़ और बर्बाद करती गई और वो थी अल्कोहल। वो रोज़ पीता और पीने के बाद उसकी सोच और वो खुद बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाते थे। अपने अंदर की भूख और गुस्से को वो दबा नहीं पाता था। 1990s का दौर था कोलंबिया में। इमेजिन करो एक मुल्क जहां जंगल का कानून चल रहा था। ड्रग कार्टेल्स, गुरिल्ला फाइटर्स और करप्शन हर तरफ थी। पुलिस की रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे और बहुत सारे बच्चे सड़कों पे भीख या वेंडर्स बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये बेचारे बच्चे जो सिर्फ ज़िंदगी की एक बेहतरी की तलाश में सड़कों पे घूमते, लुइस ग्रेविटो के आसान शिकार बन गए। लुइस उन बच्चों को पहचानता जो अकेले थे, बेज़रर थे, जिन्हें सोसाइटी भूल चुकी थी। उनका आगे पीछे कोई नहीं था और लुइस की उन सब की तरफ शैतानी नज़र थी। लुइस ने अपने शैतानी प्लान्स का आगाज़ कर दिया। कभी वो एक यूनिफॉर्म पहनता, स्कूल टीचर या प्रीस्ट जैसी। कभी वो फेक चैरिटी वर्कर बन जाता। कभी बच्चों को कैंडीज और छोटे टॉयज़ या फिर पैसों का लालच देकर, और कभी उन्हें जॉब ऑफ़र देकर रिमोट एरियाज़ में ले जाता था। लुइस का दिमाग अब एक जानवर का दिमाग बन चुका था। उसका बचपन का गुस्सा, उसके अब्यूज़ का बदला और एक ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन, ये सब मिलकर लुइस को एक मशीन बना चुके थे।
एक ऐसी मशीन जो अब कोलंबिया की सड़कों पे अपना शिकार ढूंढने निकल चुकी थी, और इसी से शुरू हुई एक ऐसी खूनी दास्तान जो आज तक दुनिया को हिला कर रख देती है। वेल, लुइस अभी तक सिर्फ प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब वो दिन आ चुका था। 1992 का साल था। ग्रेविटो ने पहली बार अपनी खौफनाक सोच को अमल में बदला। एक 12 साल का लड़का सड़कों पे अकेला फिर रहा था, अपने लिए थोड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था। लुइस ने उसे देखा और लुइस ने फेक चैरिटी वर्कर बनकर उस लड़के से बात की। उसे बोला कि एक छोटी सी जॉब है, बस कुछ सामान उठाने का काम है। लड़का बिल्कुल मासूम था। वो दुनिया की बुराइयों से और लुइस के शैतानी दिमाग से बिल्कुल अनजान था। लुइस उसे एक सुनसान जगह ले गया, एक जंगल की तरह का इलाका जहां आसपास कोई भी नहीं था। वहां पहुंचकर लुइस ने पहले लड़के के हाथों को बांधा, उसे डराया, धमकाया ताकि वो रेजिस्ट ना कर पाए। फिर उसने उस बच्चे को ऐसा अब्यूज़ किया जिसके बारे में बताते हुए भी इंसानी ज़ुबान शर्मा जाती है। बच्चे को फिज़िकली और सेक्सुअली टॉर्चर किया गया और घंटों तक उस पे जुल्म किया गया, और जब उसकी भूख पूरी हो गई तो उसने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। सबसे पहले वो उनकी आंखों पर छुरी चलाकर उन्हें अंधा करता था ताकि वो डर से चीखें और ज़्यादा चीखें निकलें, और फिर थ्रोट स्लिट कर देता या उनकी बॉडी को मल्टीपल ज़ख्मों से भरता था। पहला कत्ल करने के बाद ग्रेविटो को एक अजीब सा सुकून मिल गया था। उसने रियलाइज़ किया कि गरीब और सड़कों के बच्चे आसान शिकार हैं। कोलंबिया की सड़कों पे ऐसे हज़ारों बच्चे थे जो या तो ऑर्फन थे या घर से भागे हुए। हर मर्डर के साथ वो अपना तरीका और रिफ़ाइन करता गया, कभी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के और कभी प्रीस्ट बन के, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 1992 के बाद 1993 और 1994 हर साल कत्ल बढ़ते जा रहे थे। एक शहर में नहीं, लुइस अलग अलग सिटीज़ में घूमता था ताकि पकड़ा ना जा सके। हर कत्ल में सेम तरीका, टॉर्चर, मर्डर और म्यूटिलेशन। एक वक्त आया जब हर महीने 2 से 3 बॉडीज़ मिलने लगी और पुलिस समझ ही नहीं पाई कि ये काम एक ही कातिल का है। पुलिस को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कोलंबियन मीडिया और पब्लिक को लगा कि शायद ड्रग गैंग्स या सिविल वॉर की वजह से बॉडीज़ मिल रही हैं, और ग्रेविटो इस बात का फ़ायदा उठाता रहा। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बॉडीज़ अलग अलग हैं और अलग अलग सिटीज़ में हैं, तो फिर इनको मारने का पैटर्न सेम कैसे है। ना ही कोई प्रॉपर फोरेंसिक सिस्टम था, ना डीएनए एनालिसिस का सिस्टम एडवांस था, और ग्रेविटो हर शहर में नया रूप लेकर जाता था। 1992 से 1997 तक ग्रेविटो ने 100 से ज़्यादा बच्चों को मार दिया था, और अब वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसे प्लान बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो ख़ुद को समझता था कि मैं किसी भी शहर में जाऊंगा, वहाँ अपना शिकार ढूंढूंगा और उसके बाद अपना काम करके निकल आऊँगा। वेल, एक दिन 1999 के आसपास पुलिस को एक नया क्राइम सीन मिला। 3 बच्चों की लाशें एक साथ मिली। जब पुलिस ने एरिया को सर्च किया तो वहाँ से एक छोटी सी डायरी का टुकड़ा, एक ब्रोकन चश्मा और एक खुशबू वाला बोतल का कप। स्पेक्टिकल्स उन बच्चों का नहीं था। जब पुलिस ने उन ग्लासेस का साइज़ और डिज़ाइन चेक किया तो ये पता चला कि ये किसी अडल्ट का था, और वो अडल्ट
ज़्यादा वीक आई साइट वाला था। इस तमाम सिनेरियो में पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी लीड थी। अब पुलिस ने उन शहरों में जहां बॉडीज़ मिली थी उनके लोगों पर फोकस किया और रेगुलरली ट्रैवल करने वाले, फेक चैरिटी या जॉब्स की बात करने वाले और जिनके पास सिमिलर ग्लासेस हो सकते हैं, उन सब पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। एक छोटी सी जगह पे एक छोटी सी शॉप के ओनर ने बताया कि एक आदमी बार बार इधर आता था, बहुत फ्रेंडली बनता था, बच्चों से बहुत ज़्यादा बात करता था और हाँ, उसकी आंखों पे पुराने डिज़ाइन का चश्मा होता था। पुलिस ने इस डिस्क्रिप्शन को मैच किया, ग्रेविटो का स्केच बनाया गया और एक पुराने केस के रिकॉर्ड के साथ मैच किया गया। उसके बाद उन्हें ये अंदाज़ा हो चुका था कि ग्रेविटो ही असल कातिल है इन तमाम केसेस का, लेकिन ये पुलिस का सिर्फ शक था, उन्हें अभी इस बात का यकीन नहीं हुआ था। 1999 में ग्रेविटो को एक छोटी सी जगह पे एक बच्चे पे अटैक करते वक्त लोगों ने देख लिया और पकड़ लिया। पहले वो अपना असली नाम नहीं बताता था, लेकिन जब पुलिस ने ग्लासेस और डायरी के पीसेस से उसको मैच किया और जब उसकी बॉडी पे स्क्रैचेस और इंजरीज मिली जो रीसेंट स्ट्रगल की थी, तो सब समझ आ गया कि यही ला पेस्टिया है। जब पुलिस ने उसे प्रॉपरली पूछा तो पहले तो वो डिनाई करता रहा, लेकिन जब उसे सबूत दिखाए गए और जब उसके घर से विक्टिम्स की बिलोंगिंग्स, मैप्स और एक पूरी डायरी मिली जिस पे वो अपने कत्ल की डेट्स लिखता था, पुलिस ने जब ये सब कुछ उसे दिखाया तो ग्रेविटो ने कन्फेस कर लिया। ग्रेविटो ने कन्फेस किया कि उसने 172 से ज़्यादा बच्चों को मारा है, लेकिन फोरेंसिक और रिकवर्ड आइटम से 138 विक्टिम्स कंफर्म हुए। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर फॉर अ सोलो किलर। जब पब्लिक को पता चला कि एक मॉन्स्टर ने सड़कों के बेअसर बच्चों की इतनी ज़िंदगियां छीन ली, पूरा मुल्क हिल गया। लोग सड़कों पे निकल आए और इसकी डेथ पेनल्टी की डिमांड करने लगे, लेकिन कोलंबियन लॉ में डेथ पेनल्टी नहीं थी और ग्रेविटो को 1853 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन लॉ के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की सज़ा ही पॉसिबल थी। ग्रेविटो एक वक्त के लिए कोलंबिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड आदमी बन गया और जब वो पकड़ा गया तो उसका कन्फेशन दुनिया को हिलाने के लिए काफ़ी था। जेल में जाने के बाद भी ग्रेविटो ने पहले ही दिन से दिखावा किया कि वो एक अच्छा इंसान बन गया है। अपनी सेल में बाइबल रखी, बदल गया हूँ, उस चीज़ का नाटक करता रहा, थेरेपी सेशंस अटेंड करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो पुलिस और गार्ड्स को डराता रहा कि अगर मैं बाहर निकला मैं वापस ये सब कुछ शुरू कर दूंगा। 2020 के आसपास रिपोर्ट्स आई कि ग्रेविटो जेल में बीमार हो चुका है और कैंसर और हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार है। 2023 में कोलंबिया की पब्लिक एक बार फिर आउटरेज में थी क्योंकि लीगल सिस्टम की वजह से ग्रेविटो को पॉसिबली अर्ली रिलीज़ की बात हो रही थी 22 साल कंप्लीट होने पर। हालांकि पब्लिक का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कोलंबिया की गवर्नमेंट ने उसकी रिलीज़ रोक दी। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक ग्रेविटो अब भी जेल में है, बहुत वीक हेल्थ के साथ, और अथॉरिटीज़ उसकी रिलीज़ के तमाम रास्ते बंद कर चुकी हैं। उसके पास जेल में मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।